हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सब इतिहास के दूसरे पार्ट को आज देखेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का श्रृंखला है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी है भास, ऑप्शन नंबर सी है भवभूत, ऑप्शन नंबर डी है राजशेखर। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भास, महाकवि भास। ठीक है, महाकवि भास ने 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, जिन्हें टी गणपति शास्त्र के ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। स्वप्नदत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है अमरकंटक, ऑप्शन नंबर 3 है ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए कि इसमें जो कौन कौन से जो हैं सूर्य मंदिर हैं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, अरसवल्ली जो है ये जो है सूर्य मंदिर है। अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक जो है देवेंद्र वर्मा जी ने बनवाया था। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए है आनंद, ऑप्शन नंबर बी है राहुल भद्र, ऑप्शन नंबर सी है मक्खली गोसाल, ऑप्शन नंबर डी है उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन से थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मक्खली गोसाल। ठीक है, मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। ठीक है, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर ए है राणा कुंभा के, ऑप्शन नंबर बी है राणा हम्मीर के, ऑप्शन नंबर सी है राणा रतन सिंह के, ऑप्शन नंबर डी है राणा संग्राम सिंह के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ की जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे। ऑप्शन नंबर ए है राजा उमेद सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी है राजा छत्रसाल थे, ऑप्शन नंबर डी है राजा सामंत सिंह थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजा सावंत सिंह जो है नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा जो है अपने छंदों में लिखे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सामंत सिंह, ठीक है, का वैष्णव उपनाम नागरीदास, जिसे कहते हैं राधा का सेवक, था। उन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है जजिया की समाप्ति, ऑप्शन नंबर बी है इबादत खाना का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है महजर पर हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर 4 है दीने इलाही की स्थापना। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बनाना है कौन सा, मतलब किस काल के अनुसार आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
अकबर ने जजिया की समाप्ति 1564 में किया था। जजिया की समाप्ति जो है 1564 में किया था, ठीक है। और उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। तो 1575 में जो है इबादत खाने का निर्माण करवाया था। दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर विवाद करना था। अकबर के समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1589 में जो है मजहरनामा, ठीक है, कितना 1579 में घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो है 1582 में जो है तौहीक ए इलाही, ठीक है, दैवी एकेश्वरवाद की स्थापना की, ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अब इसमें देख लीजिए, सबसे पहले किसका निर्माण किया था? 1564, तो ए हो जाएगा, पहले नंबर पे ए हो जाएगा। दूसरे नंबर पे 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया था, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पे मजहर पर हस्ताक्षर 1579 में कराया था, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में, ठीक है, तो चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्रम के अनुसार 1 2 3 4, ठीक है, इस काल क्रम के अनुसार से ही हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? अमीर खुसरो जो है किस बादशाह के दरबार से संबंध था? ऑप्शन नंबर ए है नवाब आसुफदौला, ऑप्शन नंबर बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह से वे जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गया। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन के जो है शाह के दरबार से था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मदुरई में, ऑप्शन नंबर बी है पुदुकोट्टई में, ऑप्शन नंबर सी है श्रीरंगम में, ऑप्शन नंबर डी है तंजावुर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मदुरई में, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। दातव्य है कि मदुरई पांडवों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम नहीं किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः आचार्य अगस्त्य एवं नरिकर ने की थी। तो कहाँ पे मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हितोपदेश, ऑप्शन नंबर बी है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है कथा सरित सागर, ऑप्शन नंबर डी है शकुंतला। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका जो है 15 भारतीय भाषाओं में एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र का, ठीक है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र, ठीक है, का 15 भारतीय और 40 जो है विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर ए है कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी है प्रयाग तथा थानेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी है थानेश्वर तथा वल्लभी में, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभी तथा प्रयाग में। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज तथा
प्रयाग में। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन जो है कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है बाबर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, 1526 में अपनाया। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसकी विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली एवं बंदूक कचियों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। ऑप्शन नंबर ए पारसियों से, ऑप्शन नंबर बी यहूदियों से, ऑप्शन नंबर सी मंगोलों से, ऑप्शन नंबर डी तुर्कों से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार जो है पारसियों से लिया था। मुगल काल का यह एक राष्ट्रीय त्यौहार था। इसे 29 दिनों तक मनाया जाता था। ठीक है, मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे नवरोज ए जलाली की संज्ञा दी थी। ठीक है, इतना भी इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की जो संधि हुई थी, जहांगीर के शासनकाल में जो है इसको किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न यात्रियों के भारत में पधारने का क्या अनुक्रम रहा? ऑप्शन नंबर ए है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर 2 है ट्रेनवियर, ऑप्शन नंबर 3 है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर 4 है मनूची। तो सबसे पहले कौन आया था? सही क्रम कौन सा है इसका? तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले मनूची ने आया था, फिर इब्न बतूता ने आया था, फिर जो है ट्रेनवियर ने आया था, और फिर जो है अलबरूनी ने आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर गलत हो गया है इसमें, कुछ आपसे संशोधन कर लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, बी सही हो जाएगा, क्योंकि पहले सबसे पहले कौन आया था? अलबरूनी ने आया था, फिर इब्न बतूता ने आया था, फिर ट्रेनवियर ने आया था, लास्ट में मनूची आया था। ठीक है, इसको संशोधन कर लीजिए आप लोग। इन निम्न यात्रियों में भारत में पधारने का क्या अनुक्रम रहा? तो सबसे पहले कौन आया था भारत में? अलबरूनी ने आया था 1017 ईस्वी के दौरान। उसके बाद इब्न बतूता ने आया था 1325 से 1351 के बीच में। ठीक है, उसके बाद ट्रेनवियर ने आया था ये जो है 1638 ईस्वी में। उसके बाद जो है मनूची भारत आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है बनावली हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी है दायमाबाद महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी राजस्थान में। तो कौन सा इसमें सुमेल नहीं कर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है राजस्थान में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है
हरियाणा में हिसार में स्थित है। ठीक है, और सब सही है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, बनमाली हरियाणा में है, और दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र, ऑप्शन नंबर बी मंजू, ऑप्शन नंबर सी गांगेयदेव, ऑप्शन नंबर डी उदयादित्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गांगेयदेव जो है परमार वंश के नहीं थे, ये जो है कलचुरी वंश के थे। ठीक है, किस वंश के थे? कलचरी वंश के, कलचरी वंश के थे। और बाकी सब उपेंद्र, मंजू, उदयादित्य जो है ये सब जो है परमार वंश के थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए नगरों की में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें असत्य है? ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार वाणिज्य में उन्नत था, माता देवी की जो है उपासना की जाती थी। यहाँ के लोग जो है लोहे से परिचित उस समय नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ इधर राजा है पहली सूची में और दूसरी सूची में राज्य है। ठीक है, राजा है और राज्य है, ये मिलाना है कि क्या किस राजा जो है किस राज्य से संबंधित है। तो प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजित, अजातशत्रु, और इधर है मगध, वत्स, अवंती, कौशल। तब प्रद्योत जो है किस राज्य के राजा थे? अवंती। ठीक है, प्रद्योत जो है अवंती की जो है राजा थे। और उदयन किस राज्य के राजा थे? तो उदयन जो है वत्स राज्य के राजा थे। और उसके बाद प्रसेनजित जो है कौशल देश के राजा थे। अजातशत्रु जो है मगध के थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही मिल रहा है? ए का 3, ए का 3, बी का 2, बी का 2। तो कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ठीक है, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिलान कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है धंग, ऑप्शन नंबर बी है विद्याधर, ऑप्शन नंबर सी है जयशक्ति, ऑप्शन नंबर डी है गंड। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्याधर। ठीक है, विद्याधर एक ऐसा चंदेल शासक था जिन्होंने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक जो है प्रतिरोध किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है घाघरा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 है खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है मूसागढ़ का युद्ध। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। ठीक है, कब हुआ था? 1527 में। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में।
ठीक है। उसके बाद जो है चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है। उसके बाद जो है मूसागढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, 1658 में। तो कौन सा इसमें सही है? तो पहले कौन सा हुआ था? 1527, यानी जो है पहले नंबर पे 2, ठीक है। उसके बाद 1529, 2 के बाद जो है 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक है। और घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो और तीसरा चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। और उसके बाद चौथे नंबर पे है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध जो है औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के बीच हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर ए है आसफ खां, ऑप्शन नंबर बी है खुर्रम, ऑप्शन नंबर सी है महाबत खां, ऑप्शन नंबर 4 है खुसरो। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, खुर्रम, महाबत खां, खुसरो, ये तीनों लोग जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम का विद्रोह, उसके बाद महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने जो है भी इसका विद्रोह किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ऑप्शन नंबर ए है अलीवर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी है मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर डी है मीर कासिम। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने, ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए है 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी है 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी है 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर डी है 10वां मंडल। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? अगर पूछा जाए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, ठीक है। तो 9वें मंडल में है जो है 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। इसमें कितना सूक्त है पूछा जाता है कभी कभी, तो 114 सूक्त है, ठीक है। 114 सूक्त है, 10 मंडल है और 9वें मंडल में 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? ऑप्शन नंबर ए है वत्सराज, ऑप्शन नंबर बी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है मिहिर भोज, ऑप्शन नंबर डी है नागभट्ट फर्स्ट। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवरा थी? तो मिहिर भोज को जो है आदिवरा की उपाधि जो है प्राप्त थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है इधर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इधर है कौन सा, मतलब किस प्रकार से था? संगीतमय स्त्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में जो है
ऋग्वेद में जो क्या होता था, लोग पूजा करते थे, स्तोत्र प्रार्थनाएं करते थे, ठीक है। और यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित था, ठीक है। और सामवेद जो है संगीतमय था, संगीत का वर्णन जो है सामवेद में किया गया है। और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र वशीकरण, जितने भी जो जादू टोने टुटके ये सब होते थे, ये किस वेद में होते थे, तो ये अथर्ववेद में होते थे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है इसमें, तो सही हो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे ये 25 प्रश्न आपको? अगर प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से इसके पहले एक पार्ट जो है इतिहास से संबंधित 25 प्रश्नों का पड़ चुका है, जो प्ले स्टोर में आप लोग जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।